हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वार्षिकी वाली, उसका राष्ट्रीय परिदृश्य का लास्ट वीडियो देखेंगे। यानी कि आपका जो है आज राष्ट्रीय परिदृश्य फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान, आर्थिकी, बजट और जितने भी साइंस से संबंधित या फिर एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक्स हैं वह देखेंगे। फिलहाल आपका आज राष्ट्रीय परिदृश्य फिनिश हो जाएगा और यह इसका लास्ट वीडियो है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला इसमें टॉपिक है आपका शास्त्रीय भाषाएं। पहला टॉपिक है शास्त्रीय भाषाएं। देखिए, शास्त्रीय भाषाओं को केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को इसमें जो है 5 भाषाएं और शास्त्रीय भाषाओं में जो है इंक्लूड कर दी हैं। यानी कि 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। और इससे पहले जो यह थी वह 6 थी और अब हो गई हैं आपकी टोटल 11। ठीक है, तो 2014 तक आपकी शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी? 6। और 2024 में 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब हम 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं तो उनकी बात करें तो वह है आपकी बंगाली, प्राकृत, मराठी, पाली, असमिया। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये 5 भाषाएं याद कैसे होंगी, है ना? तो एक तो होता है कि आप इसको मतलब कॉमन सेंस के बेस पे याद कर लेंगे कि बंगाली है, प्राकृत है, मराठी है, पाली है और असमिया है। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखें, ये चीजें आपको आई दृष्टि में नहीं मिलेंगी। आई दृष्टि ने केवल जो है एक किताबी लैंग्वेज के रूप में अपने बेस्ड पर उन्होंने पूरा टॉपिक दिया है। लेकिन मैंने उसमें से निचोड़ निकाला है और उसमें से ट्रिक्स वगैरह, मतलब पूरी तरीके से चीजों को आसान बनाने के लिए इस टॉपिक को जो है पूरा आसान बना दिया है। और यही मेरा काम है कि आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में टॉपिक अवेलेबल कराऊं। तो इसीलिए यह सीरीज को इतना जो है सपोर्ट भी मिल रहा है यूट्यूब पर और आप सभी जो है प्यार भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि 5 भाषाएं जो शास्त्रीय भाषाओं में ऐड की गई हैं उन्हें याद कैसे रखें। तो इसकी ट्रिक है बंगाली प्रेमी पा लिया। यानी कि एक लड़की है और वो बोल रही है अपने सहेली से कि मैंने बंगाली प्रेमी पा लिया। तो बंगाली का मतलब बंगाली भाषा ऐड हुई है और प्रेमी का मतलब, प्रेमी की अगर हम अंग्रेजी लिखें तो क्या होगी? PRA और MI। यानी कि तो PRA से क्या हो गई? प्राकृत। और MI से कौन सी हो गई? मराठी। और पालिया, पालिया का अंग्रेजी लिखेंगे तो PALIA। तो पाली से बना पाली और ए से बना असमिया। तो यानी कि एक लड़की जो बंगाल की रहने वाली है वह अपने सहेली से बोल रही है कि मैंने बंगाली प्रेमी पा लिया। तो बंगाली, प्राकृत, MI से मराठी और पाली से पाली और ए से असमिया। तो ये 5 भाषाएं आपकी ऐड ऑन हुई हैं शास्त्रीय भाषाओं में। अगर इससे हम पहले बात करें 2014 तक जो 6 भाषाएं थी तो वे कौन कौन सी थी? तो वे थी आपकी तमिल। सबसे पहली भाषा जो थी शास्त्रीय भाषा तमिल थी, 2004 में बनी थी। और संस्कृत 2005 में। उसके बाद में 2008 में 2 भाषाएं और ऐड होने हुई, तेलुगु, कन्नड़। उसके बाद में 2013 में एक भाषा मलयालम को इसका दर्जा दिया गया और 2014 में लास्ट टाइम ओडिया को दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है 30 तो कमाओ शास्त्री जी। यानी कि दो दोस्त बैठे हुए हैं और एक दोस्त अपने दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि उनके दोस्त का नाम था शास्त्री जी और उनसे कह रहा है जब वो दुकान पे कोई सामान लेने गए कि 30 रुपए तो कमाओ शास्त्री जी। तो ती से मतलब तमिल सबसे पहले, और से मतलब संस्कृत, और तो से मतलब हो गया आपका तेलुगु, और कैसे हो गया कन्नड़, और माँ से हो गया मलयालम, और ओ से हो गया ओडिया। और शास्त्री का मतलब शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, तो आप कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 11। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होंगी। मुझसे जैसी भी ट्रिक बनी मैंने वैसी बनाने की कोशिश की। फिर भी मैंने इनको मतलब कोशिश की है कि काफ़ी आसान रहें। तो आई होप आपको ये पसंद आई होंगी। और चीज मतलब भाषाएं आपको अगर आप 2 से 3 बार इसको देखेंगे तो याद भी हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा तो दे दिया गया है 5 को 2024 में। लेकिन इसमें जो मानदंड है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, वह क्या है? किस भाषा को आप शास्त्रीय भाषा बना सकते हैं? तो पहली एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उस भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए।
ठीक है। और उस भाषा के जो टेक्स्ट हैं, यानी कि जो उसके टेक्स्ट हैं, वह डॉक्यूमेंट हैं, वह टेक्स्ट में होने चाहिए, मतलब लिखित होने चाहिए। और तीसरा है लिटरेसी ट्रेडिशन, यानी कि पारंपरिक रूप से वह जो है लिटरेसी हो, यानी कि ओरिजिनल रूप में उसका जो है दस्तावेज हो। तो इस प्रकार से तीन मानदंड ये जो है मेन रूप से हैं। तो कथन कारण के रूप में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, तो 5 को किया गया है। और क्या मानदंड है, तो आप कथन से भी इलिमिनेट कर लेंगे। तो मैं जो टॉपिक को क्लियर करता हूँ, फुल ऑन क्लियर करता हूँ और कम शब्दों में, यही इन नोट्स की खासियत है। तो ये आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब स्टैटिक जीएस से इसको जोड़ लेते हैं। तो जब भाषाओं का जिक्र हुआ है, मैंने कल भी एक वीडियो में भाषाओं का जिक्र हुआ था, तो वहां से भी लैंग्वेज के बारे में कुछ आर्टिकल बताए थे। ठीक है, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल है 343 का 1। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 में कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में कहा गया है कि कॉन्टिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज, यानी कि ऑफिशियल पर्पज से अगर आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो वहां पे इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में कहा गया है। अब भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो बेसिकली 8वीं है, सभी को पता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सब भाषाएं इसमें शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, यानी कि जब संविधान अंगीकृत हुआ था तब 14 भाषाएं तभी से हैं। लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद में 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जो 2004 से प्रभावी हुआ। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, देखो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने मेरे भाई चैनल पे बने हुए हैं या फिर मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो खासियत पता है कि नोट्स की क्या खासियत है। अब कुछ बच्चों का मेरे पास कल कॉल आया कि सर आई दृष्टि खरीदी है और बहुत मोटी है, इसको कैसे पढ़ें, मतलब 20-22 दिन में। तो भाई, आप अगर काम करोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, तो टाइम लगेगा। इतना टाइम है नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम समीप है। वो काम मेरा है कि आपको आप अदर सब्जेक्ट पे मेहनत करो, जीएस पे करो, हिंदी पे करो, आप जो है यूपी स्पेशल पे करो, रीजनिंग पे करो। लेकिन मेरा जो काम है वो आपकी हेल्प करना है। और उसी काम वो काम कब अच्छा होगा, जब मैं आपको कम शब्दों में अच्छे निचोड़ से मतलब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक देखो कितने कम शब्दों में और ट्रिक के साथ स्टैटिक जीएस भी जोड़ दिया। तो ये बहुत चीजें अच्छी हो गई यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें याद भी हुई होंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी मिली है। ठीक है, यानी कि एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो इसे मंजूरी दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो नेतृत्व करेगा आईआईटी दिल्ली करेगा, और कृषि क्षेत्र में नेतृत्व करेगा आईआईटी रोपड़, और सतत शहरी क्षेत्र में नेतृत्व करेगा आईआईटी कानपुर। तो 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, एक स्वास्थ्य क्षेत्र में, एक कृषि क्षेत्र में, एक सतत शहरी क्षेत्र में। और तीनों का नेतृत्व करेंगे अलग अलग, जैसे स्वास्थ्य में आईआईटी दिल्ली, कृषि में आईआईटी रोपड़ और सतत शहरी में आईआईटी कानपुर। इनके कार्यान्वयन निगरानी हेतु एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसके देख रहे हैं श्रीधर बेम्बू। भारत का प्रथम व्यावहारिक एआई डाटा बैंक का शुभारंभ किसने किया है, आईटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और यह उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, लोथल गुजरात में।
ठीक है, तो लोकेशन जरूर याद रखेंगे, लोकेशन पूछी जाएगी। 2 चरणों में यह परियोजना पूरी होगी। पहले चरण में भारतीय नौसेना और जो तट रक्षक बल है उनके लिए एक समर्पित गैलरी का निर्माण होगा, जिसमें आईएनएस निशंक, हैरियर युद्धक विमान और US-3 हेलीकॉप्टर जैसे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और दूसरे इसमें जो है एक लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण भी होगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा संग्रहालय होगा। यह सभी जो चीजें हैं राष्ट्रीय समुद्री परिसर की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो चरण 2 में जो है तटीय राज्य है, जो तटीय राज्य हैं भारत के, उनके मंडप का निर्माण होगा। फिलहाल आपको लोकेशन याद रखनी है, लोकेशन पूछी जाएगी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है। अब लोथल से याद आया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, 2400 ईसा पूर्व पुराना, और इसे मृतकों का टीला इसका जो है अर्थ है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कौशल विकास संस्थान। भारतीय कौशल विकास संस्थान, इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। ठीक है, मैंने डबल वार लिख दिया, इस पे मत जाना। तो भारतीय कौशल विकास संस्थान का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। किसने किया है? पीएम मोदी ने। और यह सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर से प्रेरणा लेते हुए जो है बना, मतलब इसकी जो है स्थापना की गई है। और 19 दिसंबर 2016 को कानपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास हुआ था। यानी कि 2016 में भारत का पहला कौशल संस्थान का शिलान्यास हो चुका है कानपुर उत्तर प्रदेश में। और यह जो स्थापना हुई थी वह सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से प्रेरणा लेते हुए हुई थी। कुल 3 को जो है स्वीकृति मिली है, तो एक आपका मुंबई में हो गया, एक कानपुर में, और तीसरा आपका है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन को का उद्घाटन जो हुआ है वह पोत परिवहन जलमार्ग मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने मुंबई बंदरगाह से एम्प्रेस क्रूज पोत में सवार होकर इसको लॉन्च किया है। इसका जो लक्ष्य है वह है अगले 5 वर्षों में, यानी कि 2029 तक, यह क्रूज यात्री यातायात को करेगा दुगना करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शहरी शासन सूचकांक 2024। शहरी शासन सूचकांक इसको जारी किया जाता है पिरजा फाउंडेशन द्वारा। 2024 में इसका दूसरा संस्करण है। और इसमें जो शीर्ष राज्य हैं, पहले पे है केरल, दूसरे पे है उड़ीसा, और इसमें 15वां राज्य है बिहार, और 16वां है अपना यूपी। तो पहला ही याद रखेंगे, पहला केरल, दूसरा उड़ीसा, शहरी शासन सूचकांक में। और अंतिम राज्य की बात करें तो 31वां है आपका नागालैंड, 30वां है मणिपुर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत का 13वां महापत्तन, यानी कि बंदरगाह। तो यह गलाथिया की खाड़ी पत्तन है, भारत का 13वां महापत्तन। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और ग्रेट निकोबार क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अगर भारत के 13 महापत्तनों की बात करें तो कौन कौन से हैं? पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता हल्दिया में है, आपको पता है। पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कामराजार पत्तन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, चिदम्बरम पत्तन तूतीकुड्डी तमिलनाडु, दीनदयाल कच्छ गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, मुरगांव गोवा में है, और न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में है, और कोचीन आपका केरल में हो गया। और 13वां जो मैंने आपको बताया है गलाथिया की खाड़ी पत्तन, यह ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इनकी जो है लोकेशन ही पूछेगा बेसिकली, बस लोकेशन पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसको 2018 में मंजूरी मिली थी। और इसका पर्पस था कि किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना, यानी कि जो किसान की उपज है उसके जो है उनको जो है एक वैलिड रेट मिले, यानी कि वैलिड मूल्य मिले, इसलिए शुरू की गई थी पीएम आशा संरक्षण अभियान, जिसको 2018 में मंजूरी मिली थी। और इसे अब जो है जारी रखने की स्वीकृति मिली है, यानी कि इसे आगे बढ़ा दिया गया है, और 2025-26 तक यह जो है चलेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने इसको भी मंजूरी दी है। और इसमें 79,156 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 63,000 गांव, 549 जिले, 2740 ब्लॉक, 30 राज्यों और यूटी के जो है शामिल किए गए हैं। इसका पर्पज है कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिकी स्थिति में जो है सुधार किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों
की को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। भाई खूब ज्यादा चर्चा में था लास्ट ईयर, क्योंकि आई दृष्टि एक साल की आती है तो सारे टॉपिक कवर अप करती है। तो जान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इसे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई थी, यानी कि सितंबर 2024 में से मंजूरी मिली। और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 14 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट सौंपी गई और उसमें यह प्रस्ताव दिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि किसकी अध्यक्षता में यह वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव दिया गया था। तो रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर जो है केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी थी। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में जो है चुनाव होंगे वो दो चरणों में कराए जाएंगे। ठीक है। पहले चरण में कौन कौन से चुनाव होंगे, तो लोकसभा और जितनी भी विधानसभाएं हैं भारत में उनके चुनाव जो है एक साथ होंगे। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं के। तो पहले चरण में हो गए आपके लोकसभा प्लस विधानसभा, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिन के बाद, यानी कि प्रथम चरण के इलेक्शन जैसे हो जाएंगे तो उसी के 100 दिन के अंदर अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव भी आयोजित होंगे। स्थानीय निकाय मतलब जैसे कि आपके ये पंचायत वाले हो गए। ठीक है, तो ये चुनाव भी आपके 100 दिन के अंदर होंगे। अब इसमें क्या है कि समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में अब इस प्रक्रिया को करने के लिए संसद में दो प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। पहला तो यह है कि एक संविधान संशोधन विधेयक होगा, और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। यानी कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो उनके जो कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन करना होगा। तो पहला संशोधन तो ये करना होगा इसके लिए, और दूसरा ये करना होगा कि और इसके साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण में अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि है, अनुच्छेद 172 जिसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि है, और उसमें जो है संशोधन करते हुए आर्टिकल 82 के कै में अंत्य स्थापित को किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 जिसमें क्रमशः संसद के सदनों की अवधि और राज्य विधानमंडलों की अवधि में जो है संशोधन किया जाएगा। यानी कि पहला संशोधन तो ये करना पड़ेगा इन्हें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो। ठीक है। अच्छा, इन संशोधनों के लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। कोई पूछे कि किसी राज्य की इसमें जो है अनुसमर्थन की आवश्यकता है क्या, तो अगर इन संशोधनों को करना है तो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब दूसरे चरण में जैसे नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर आयोजित कराए जाएंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 100 दिन के बाद नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। तो उसमें भी जो है एक और संविधानिक संशोधन विधेयक को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के उपयुक्त संशोधनों के लिए आर्टिकल 368 में दी गई संविधान संशोधन व्यवस्था की शर्तों को पूरा करना होगा। यानी कि संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 368 में इसकी जो है दो शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम शर्त में क्या है कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। जबकि द्वितीय शर्त है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 सदस्यों के संशोधनों के पक्ष में हो। ठीक है। तो इतना डीप बेसिकली पूछेगा नहीं, लेकिन जिक्र आया है भाई तो मैं बता रहा हूँ। इसी वजह से मैंने हैंड रिटन में लिखा भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या इसमें से पूछेगा। ठीक है। वोट करेगा कौन नहीं करेगा ये सब चीजें नहीं पूछने वाला। ठीक है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद, यानी कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसे इन्होंने ये बता रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको पहले से ही पता है, आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। फिलहाल मैं इसको बस रिपीट कर रहा हूँ। तो जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है कोई चीज तो उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव केंद्र व राज्यों के चुनावों के 100 दिन के अंदर कराने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें, अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति जो है उसमें 8 सदस्य थे। इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 2023 को। इसकी अध्यक्षता जैसे कि मैंने आपको बताया रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति। इसमें सदस्य जो हैं वह गृह मंत्री हैं अमित शाह, गुलाम नबी आजाद हैं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं एन के सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं सुभाष कश्यप जी, और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, अर्जुन राम मेघवाल जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा सचिव हैं डॉक्टर नितेंद्र चंद्र भारत सरकार के विधि एवं कार्यों के, और इन्होंने जो है मार्च 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी।
तो बेसिकली अब मैं आता हूँ कि इसमें क्या चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। देखो इसमें तीन चीजें पूछी जाएंगी। पहला तो ये कि इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगर तारीख पूछ ली तो कब मंजूरी दी। तो पहला इसको मंजूरी दी 18 सितंबर 2024 को। और यह प्रस्ताव कौन लाए थे, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, क्लियर। ये दो चीजें हो गई। अब इसमें क्या चीजें स्पेशलिटी है, क्यों लाया जा रहा है प्रस्ताव। तो इन चीजों की बात करें तो पहला पूछा जाएगा कि इलेक्शन कितने चरण में होंगे। भाई दो चरण में होंगे। पहले चरण में किसके होंगे, लोकसभा विधानसभा के। और दूसरे चरण में कितने होंगे, किसके होंगे, पंचायत और नगर पालिका के। तो दूसरे वाले जो इलेक्शन है दूसरे चरण के, वह पहले चरण के कितने दिन के अंदर अंदर होंगे, तो 100 दिन के अंदर होंगे। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है वो आपको पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, तो वहां से आपका जो है क्लियर है चीजें। और चौथा अगर पूछ भी लेगा, ज्यादा से ज्यादा डीप जाएगा, तो वो ये पूछेगा कि इस प्रक्रिया के लिए जो संविधान संशोधन होंगे तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 ये जो है इससे संबंधित हैं, जिसमें चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है या नहीं है, तो नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो फिलहाल ये चीजें आपकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बायोराइड योजना को मंजूरी। बायोराइड योजना सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने मंजूरी दी है। और इसका पूर्ण नाम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास। इसका पर्पज ये है कि नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना। और इन दोनों योजनाओं को जो है दो योजनाएं हैं, उनका विलय करके यह जो है योजना शुरू की गई है। तो उनका नाम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, और दूसरी है औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास। इन दोनों का विलय करके एक योजना बनाई गई, बायोराइड योजना। और इसे मंजूरी दी पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में। अब बात करें ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। यह चौथा संस्करण था। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बायो ई 3 नीति को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो बायो ई 3 क्या है, पहले तो ये, तो बायो ई 3 है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ई 3 यानी कि तीन ई। तो पहली ई का मतलब है इकोनॉमी, दूसरा है इन्वायरमेंट, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका पर्पज है उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुजरात में किया है। यह भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन है। देखो भाई, वंदे भारत ट्रेन और वंदे मेट्रो ट्रेन दोनों में अंतर है। तो पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है ये, जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। इसका उद्घाटन क्या है, गुजरात में। और यह अहमदाबाद से भुज के बीच में चलेगी। और इसका ट्रेन का जो नाम रखा गया है वह नमो भारत रैपिड रेल के रूप में रखा गया है। इसका जो पर्पज है यह अंतर शहरी कनेक्टिविटी के लिए। देखो मेट्रो तो चलती है अंतर शहरी कनेक्टिविटी के लिए है। यानी कि एक सिटी के अंदर चलती है, जो एक सिटी के कई सारे लोकेशंस को जो है ज्वाइंट करती है, यानी कि जोड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, तो वह है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी फरवरी 2019 को। पहली ट्रेन चली थी नई दिल्ली से कानपुर से होते हुए प्रयागराज से होते हुए वाराणसी के मार्ग पर। और इसकी अधिकतम गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट, तो यह बेंगलोर परिसर में शुरू की गई है। तो पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली है, गुजरात में अहमदाबाद से भुज के बीच में। जबकि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चली है, तो वह चली है नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के मार्ग पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिशन मौसम। देखिए जितने भी ये मिशन हुए या फिर योजनाएं हुई या अभियान हुए, इनकी शुरुआत जो है ना, इनको जो मंजूरी दी है, मैं काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ। तो ये सितंबर 2024 में मिली है मंजूरी इनको, ठीक है। तो इसको भी सितंबर 2024 में मंजूरी दी है पीएम मोदी ने। हालांकि मंथ नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि ये घटना कब की है, आपको बस ये मतलब थोड़ा रिमाइंड रहे। यानी कि ये घटना लास्ट ईयर की है, सितंबर 2024 की, इस वजह से लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वह है
किस मंत्रालय के अंतर्गत मिशन मौसम जो है क्रियान्वित होगा? तो वह होगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। इसका पर्पज है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। यह जो है वायु सर्वेक्षण है भाई, ठीक है। यह सफाई वाला सर्वेक्षण नहीं है, कभी आप सोचो सफाई। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, इसको जो जारी करता है, लॉन्च करता है, वह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2019 में। और इसके तहत 130 शहरों को लक्षित किया गया है, यानी कि इसमें 130 शहरों को शामिल किया गया है। और 2024 की रिपोर्ट में श्रेणी वन में शीर्ष शहर कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका सूरत, दूसरा है जबलपुर, तीसरे पे अपना आगरा है, चौथे पे अपना लखनऊ है। तो सूरत पहला और दूसरा जबलपुर। और यूपी में बात करें तो यूपी का तीसरा है आगरा और चौथा है लखनऊ। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। और विधि आयोग क्या है? कई बार पूछता है कि जैसे नीति आयोग क्या है, विधि आयोग क्या है। तो विधि आयोग है आपका गैर सांविधिक निकाय, ठीक है। और 23वें विधि आयोग को जो मंजूरी दी है वो भी सितंबर 2024 में दी है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। और इसके जो है 23वें विधि आयोग में कौन कौन शामिल है? तो वह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जिनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। इसमें 4 सदस्य होंगे पूर्णकालिक, जिसमें सचिव भी होंगे और कुछ अन्य सदस्य भी रहेंगे, ठीक है। तो विधि आयोग का जो मुख्यालय है वह है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि मिशन। इसको मंजूरी भाई सितंबर 2024 में मिली है, ठीक है। इसमें डिजिटल कृषि कृषि मिशन में क्या कहा गया है कि इसमें जो है एग्री स्टेक के तहत किसान आईडी की शुरुआत होगी। और इसकी शुरुआत 6 राज्यों में हो भी चुकी है, यूपी के फर्रुखाबाद में, और गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो किसान आईडी किसके तहत बनाई जा रही है? एग्री स्टेक के तहत। और एग्री स्टेक किसके तहत आता है? डिजिटल कृषि मिशन के तहत आता है। नेक्स्ट है मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग, यानी कि जो मिट्टी है उसकी प्रोफाइल की मैपिंग भी की जाएगी डिजिटल कृषि मिशन के तहत। और इसमें देश की जो 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, इसकी जो है प्रोफाइलिंग होगी। और इसका जो अनुपात रहेगा वह रहेगा 1:10,000 के पैमाने पर मृदा प्रोफाइल होगी और इसका मानचित्र तैयार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य में एक घटना और है, स्वच्छ सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसके जो है ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है 2024 में, सितंबर में ही, राष्ट्रपति मुर्मू ने। और सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज है वह नीले रंग का होगा। और इसका जो इसमें जो प्रदर्शित है वह संविधान के खुले पन्नों से सुप्रीम कोर्ट के गोलाकार भवन को उभरते हुए दिखाया गया है इस झंडे में, जो जिसके ऊपर एक अशोक चक्र भी बना है। और उस पर जो है एक संस्कृत का श्लोक लिखा है, यतो धर्म स्ततो जयः, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहां जीत है। तो सुप्रीम कोर्ट का ध्वज किस रंग का है? नीले रंग का है। इसमें संविधान के खुले पन्नों में सुप्रीम कोर्ट का एक गोलाकार भवन बना है जिसके ऊपर अशोक चक्र बना है और नीचे एक श्लोक लिखा है, यतो धर्म स्ततो जयः, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय की देवी की नई प्रतिमा। तो देखो राष्ट्रपति मुर्मू ने दो चीजों का अनावरण किया था, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का अनावरण किया था, एक जो प्रतिमा रखी रहती है, जब आपने मूवी देखी होंगी काफी, तो उसमें पुरानी मूवी में बेसिकली दिखाते हैं, तो जज जहाँ बैठे होते हैं वहां पे एक मूर्ति भी लगी होती है, ठीक है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती थी। अब वो मूर्ति चेंज हो गई है, ठीक है। तो आपको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अक्टूबर 2024 में इसका अनावरण किया था डीवाई चंद्रचूड़ ने। उसका ध्वज का अनावरण किया था आपका जो है उन्होंने, राष्ट्रपति मुर्मू ने, जबकि प्रतिमा का अनावरण किया है डीवाई चंद्रचूड़ ने। और इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा जजों की लाइब्रेरी में। और पुरानी प्रतिमा और नई प्रतिमा की कंपेयर करें तो पुरानी प्रतिमा बेसिकली औपनिवेशिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, जबकि नई प्रतिमा आधुनिक समावेशी यानी कि सामाजिक जो संस्कृति है भारतीय, उस पर जो है आधारित है। पुरानी प्रतिमा पे जो कपड़े पहने पहने हुए थे वह पश्चिमी शैली को दर्शा रही थी, यानी कि उसने गाउन पहना हुआ था। और जो नई प्रतिमा है अब, वह भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए साड़ी पहने हुए है, ठीक है। पुरानी प्रतिमा में जो है बाएं हाथ में तलवार थी, और जबकि प्रतिमा में बाएं हाथ में संविधान की एक प्रति दी हुई है।
पुरानी प्रतिमा में आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि नई प्रतिमा में आंखों पर पट्टी नहीं है। अब आप आंखें देख सकते हैं उस प्रतिमा की, ठीक है। और पुरानी प्रतिमा में दाएं हाथ में तराजू थी, और नए प्रतिमा में जो है दाएं हाथ में अभी भी तराजू विद्यमान है। तो ये सब चीजें जो है चेंज हुई हैं। तो पुरानी में क्या थी, नई में क्या है? तो पुरानी में गाउन पहना हुआ था, नई में साड़ी पहनी है। पुरानी में तलवार थी हाथ में, नए में संविधान की कॉपी है। पुराने में आंखों पे पट्टी बंधी थी, नए में जो है आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है। और इसको जो है न्याय में जो है इसको संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है यह नई प्रतिमा, और समान रूप से देखती है, जो निष्पक्षता और संतुलन का मुख्य प्रतीक है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 में जो है वर्णित है, और इसको 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। पहले सीजीआई बने थे हरीलाल जे कानिया, और 2024 में इसकी हीरक जयंती वर्ष मनाया गया, जबकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट के इस उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास। बाढ़वड़ पत्तन की कहाँ पे है? तो वह है आपका पालघर, महाराष्ट्र में। किसने उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने। यह एक प्रकार का ग्रीनफील्ड डीप वाटर पत्तन है, यानी कि ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन है। ठीक है। तो बाट लोकेशन ही पूछता है तो पता होना चाहिए कि बाढ़ पत्तन कहाँ पे है? पालघर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है NICDP। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी मिली है। और NICDP क्या है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। इसके तहत 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली है। 12 नए शहर कितने राज्यों में विस्तृत होंगे? 10 राज्यों में होंगे, जिसमें आपका एक है खुरपिया उत्तराखंड में अपने, और दूसरा आगरा में है उत्तर प्रदेश में, तीसरा भी उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज में, चौथा गया में है बिहार में, और पांचवा जोधपुर राजस्थान में है। तो यह उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मैंने इनका ही बता दिया है। लेकिन बाकी जो अदर राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है या गुजरात है, तो उनका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। लेकिन फिलहाल यूपी का याद रखेंगे कि यूपी में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कहाँ कहाँ पे जो है औद्योगिक शहर को मंजूरी मिली है। तो आगरा में मिली है और एक प्रयागराज में मिली है। उत्तराखंड के जो मेरे साथी दोस्त हैं उनके लिए जो है खुरपिया पड़ता है अपने उत्तराखंड में, वहां पे मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूपीएस। देखो अभी तक क्या चली हुई यार थी, पहले थी ओपीएस, फिर आई एनपीएस, और अब मोदी गवर्नमेंट एक दोनों योजनाओं का हल निकालते हुए, क्योंकि काफी टाइम से विवाद चल रहा था ओपीएस और एनपीएस के ऊपर, तो इसका समाधान निकालते हुए एक नई स्कीम लाई है, जो है यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसे अगस्त 2024 में पीएम मोदी ने मंजूरी दी है, और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। अगर कोई कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति, यानी कि कोई कर्मचारी अगर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर से पहले के या अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन, यानी कि जो अंतिम 12 महीनों में वह उसका औसत मूल वेतन रहेगा, उसका 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो इसमें और भी कई सारे प्रावधान हैं, लेकिन वो सब जो है जब आप आरओ बन जाएंगे, जब आप पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे, तब उसका विषय है कि आप कौन सी पेंशन आपके लिए बेटर है आपके नज़रिए में। तो वो पीएचडी जो की जाएगी इन चीज़ों पे, वो तब की जाएगी। ठीक है। अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको केवल सिलेक्शन लेना है। तो फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इसको कौन से स्टेट है जिसने कौन सा पहला स्टेट है जिसने इसे मतलब अपने यहाँ पे मंजूरी दी है लागू करने की, और कब इसको मंजूरी मिली है, कब से प्रभावी है, बस इतना बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है जिसने इसको अपने यहाँ पे लागू कर दिया है। और यह एक प्रकार की एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र है, मतलब कर्मचारी अगर चाहें कि एक मुश्त राशि मिले तो उसके लिए भी कर्मचारी पात्र है इस योजना में। ठीक है। एक स्कीम है एनपीएस वात्सल्य। वात्सल्य बोले तो बच्चे, तो अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। यह अंशदान आधारित पेंशन योजना है। यहाँ पे यानी कि इसमें आपको कुछ अंश जमा करना होगा। यह 2024 और 25 के बजट में इसको मंजूरी मिली थी। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इसमें पात्र होंगे, और जो अवयस्क नागरिक हैं उनको प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान इसमें देना होगा। यानी कि अंशदान पेंशन योजना है, तो इसमें आपको कुछ जो है जमा करना होगा, योगदान देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है NIRF
इंडिया रैंकिंग 2024। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी की गई है। नई दिल्ली भारत मंडप में इसका यह नौवां संस्करण है 2024 में। 8 श्रेणियों में बेसिकली यह रैंकिंग जारी होती है। इसमें 3 श्रेणी 2024 में शामिल हुई हैं पहली बार। पहला तो है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, दूसरा है मुक्त विश्वविद्यालय, तीसरा है कौशल विश्वविद्यालय। तो इन तीनों को पहली बार इन श्रेणियों को शामिल किया गया है 2024 में। बेसिकली है उच्च शैक्षिक संस्थानों की एक रैंकिंग होती है, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग। अगर हम 2024 में बात करें तो वैसे तो इसकी श्रेणी काफ़ी हैं, लेकिन हम केवल 3 श्रेणी की जो है याद रखेंगे। एक तो ओवरऑल श्रेणी जो होती है, मतलब सभी कैटेगरी में ओवरऑल, तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आईआईटी मद्रास ने, जबकि अपने आईआईटी कानपुर ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगर विश्वविद्यालय श्रेणी में बात करें तो पहले स्थान पर है आईआईएससी बेंगलोर, और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो आईआईटी मद्रास है। तो ओवरऑल में आप याद रखना बस, ठीक है। ओवरऑल और विश्वविद्यालय श्रेणी में, तो ओवरऑल में है आईआईटी मद्रास और विश्वविद्यालय में है आपका आईआईएससी बेंगलोर। नेक्स्ट है एस डी जी इंडिया इंडेक्स 2024, ठीक है। इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जो है लॉन्च किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स भाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आपका होता है ना, तो उसमें आपको चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, एसडीजी जरूर पता हो कि एसडीजी इंडेक्स में कौन कौन से लक्ष्य हैं, कितने लक्ष्य हैं, कि कौन सा लक्ष्य किससे संबंधित है, और जो रैंक जारी होती है वह तो पूछता ही है, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 यह जारी किया है आपका नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने। और इसका जो विषय है, यानी कि इसकी जो थीम है, वह है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसमें 16 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण हुआ है और 70 उपलक्ष्य शामिल किए गए हैं, और 113 संकेतकों पर यह आधारित है, ठीक है। तो और 4 श्रेणियों में है वर्गीकृत है। जो रिपोर्ट जारी होती है 4 श्रेणी में होती है, एक तो आकांक्षी, एक प्रदर्शनकर्ता, एक अग्रणी और एक लक्ष्य प्राप्त करता, ठीक है। अगर भारत का ओवरऑल कंपोजिट स्कोर देखें इस इंडेक्स में तो वह है 71। और 2020-21 से 2023-24 तक, यानी कि 2021 से 23-24 तक किस देश में SDG 1, SDG 8 और SDG 13 में प्रगति दर्ज हुई है। यानी कि केवल 3 सतत विकास गोल्स में, केवल 3 में जो है प्रगति दर्ज की है देश ने। तो पहला है, 8वां है और 13वां है, ठीक है। इनके पहले किससे संबंधित है, 8वां किससे संबंधित है, 13वां किससे संबंधित है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। वो मैंने पूरी लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी केवल किसमें प्रगति दर्ज हुई है, तो इतना पता रखना है, पहला, 8वां और 13वां, ठीक है। इनमें भारत अग्रणी की श्रेणी में आ गया है, यानी कि प्रगति हुई है तो भारत बेसिकली अग्रणी की श्रेणी में आ ही जाएगा। और 2018 से 23-24 के मध्य सर्वाधिक सुधार किस राज्य में हुआ है, तो वह हुआ है यूपी में, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में सर्वाधिक जो है सुधार हुआ है 2018 से 23-24 के बीच में। अगर हम बात करें राज्यों को संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष पर, अगर राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो वह है आपका पहले पे केरल, दूसरे पे है अपना उत्तराखंड, ठीक है। तो केरल नंबर 1 पे है और अपना उत्तराखंड सेकंड पे है, ठीक है, राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो पहले पे है आपका चंडीगढ़, और अंतिम राज्य की बात करें तो वह है बिहार। तो बिहार की हालत इसमें बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई गई है। बिहार सबसे लास्ट है और सबसे फर्स्ट पे है केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में जो है चंडीगढ़ नंबर 1 पे है। अगर अब जो है हम बात कर लेते हैं SDJ लक्ष्य आधारित केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो हमें नहीं देखने हैं, लेकिन SDG जो लक्ष्य हैं वह किससे संबंधित हैं, तो सतत विकास गोल्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, पहला है आपका गरीबी से संबंधित, ठीक है। पहला गरीबी से संबंधित है, दूसरा भुखमरी की समाप्ति से संबंधित है। यानी कि एक गरीब है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, आदमी गरीब होगा, और गरीब होगा तो उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या रहेगा, भूखा रहेगा दूसरे पे। तो दूसरे पे हो गया भुखमरी। और तीसरे पे जब भूखा रहेगा तो वह उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, खराब रहेगा। तो हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए तीसरा गोल चलाना पड़ा, यानी कि फिर जो है स्वास्थ्य अच्छा।
फिर जब स्वास्थ्य मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, जब आदमी हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या है, वह अपनी अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करेगा। तो लक्ष्य चौथे पे क्या हो गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जब शिक्षा अच्छी मिलेगी तो फिर क्या होगा, लैंगिक समानता हो बढ़ेगी। लैंगिक समानता मतलब लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। तो लक्ष्य 5 लाया गया, जिसमें दर्शाया गया है लैंगिक समानता को। अब लैंगिक समानता हो जाएगी तो फिर जो है जो है वह स्वच्छ जल और स्वच्छता पे भी ध्यान देंगे। तो स्वच्छ जल और स्वच्छता हो गया आपका 6 में। जब अच्छा जल मिलेगा, अच्छी सफाई मिलेगी 6 में, तो फिर क्या होगा, अच्छा जल मिलने से हमें क्या होगी, अच्छी स्वच्छ ऊर्जा ही मिलेगी, ठीक है, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मिलेगी 7 में। फिर 8 में जो है हमें सभ्य कार्य और आर्थिक विकास है 8 में। 9 में है आपका उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, ठीक है। तो 9 में हो गया आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। और 10 में हो गया आपका असमानताओं में कमी। यानी कि जो असमानताएं हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें जो है कमी के लिए जो है लक्ष्य है 10। और सतत शहर और समुदाय, यह है आपका 11, ठीक है। 12 में बात करें तो उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, ठीक है। 13 में है आपका जलवायु कार्रवाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 13, 13, 8 और 1 जिसमें प्रगति हुई है। तो 13 तो आपका ये रहा जलवायु कार्रवाई। और 8 में क्या था, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास था। और 1 में आपका गरीबी है, ठीक है। 3 और बचे हैं आपके, लक्ष्य 14, इसमें जल के नीचे जीवन, ठीक है। और लक्ष्य 15 में आपका भूमि पर जीवन। और लक्ष्य 16 में है आपका, लास्ट वाले लक्ष्य में क्या होगा, देखो हम लास्ट में कहीं भी घूम फिर लें, कहीं भी कुछ भी कर लें, लास्ट में हम क्या चाहेंगे कि यार शांति मिल जाए, और जो हम न्याय प्रिय रहें, मतलब किसी से मतलब चीजें सही रहें, मतलब सटीक न्यायपूर्ण रहें, और मजबूत संस्थाएं रहें, ठीक है। तो लास्ट वाले में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं हो गई। और तो ये 16 लक्ष्य थे दोस्तों। इनका जो है क्रम मिलाने को पूछ लेता है कि कौन से लक्ष्य में क्या संबंधित है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। तो ये था आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम का लास्ट टॉपिक। हमने पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम आई दृष्टि का कवर अप कर लिया है। और मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय घटनाक्रम को हमने जो है बहुत कम कम पेजों में जो है कवर कर लिया है, जबकि आई दृष्टि में काफी ज्यादा पेजों में था। और आपके प्रश्न अगर फंसेंगे आई दृष्टि से, तो समझ लो यहाँ से भी फंसने के उतने ही चांस हैं। और यहाँ से तो और ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीएस भी ऐड ऑन किया है अपनी ओर से, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर करिएगा। और आप जो है इस वीडियो के बारे में, या फिर मेरा आत्मविश्वास में वृद्धि हो, मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, तो अगर 2 शब्द लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अपना जो है कोई अगर डाउट है, क्वेरी है, या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। अब इन सारी वीडियो को मिला के मैं एक मैराथन वीडियो भी जो है इसकी जो है पोस्ट कर दूंगा आने वाले कल परसों में, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच चैनल पर बने रहने के लिए। जय श्री